जय माता दी दोस्तों। सास का स्वाभिमान। सास तो नाम से ही बदनाम है। मानसी अपनी सास से होशियार रहना बड़ी सीधी बनती है। समधन जी ने अपना यह सीधापन दिखाकर ही उन्होंने दामाद जी को अपने जाल में फंसा रखा है। मेरी मानसी, मुझे तो डर है कहीं तुम सारी उम्र इन लोगों की सेवा ही करती ना रह जाओ। किसी तरह दामाद जी को अपने कब्जे में कर लो और उनसे कहकर अपना एक अलग घर ले लो। मानसी की माँ अपनी बेटी को फ़ोन पर अनमोल ज्ञान दे रही थी तो मानसी बोली, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपके दामाद मेरी सारी बात मानते हैं। धीरे धीरे मैं पूरी तरह उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लूँगी। बस कुछ दिनों की बात है, फिर आप देखना उन्हें लेकर आपकी बेटी जल्दी ही अलग घर में चली जाएगी। मानसी ने अपनी माँ को भरोसा दिला दिया और दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी बाहर से आवाज़ आई, अरे बहू, 2 दिनों से तुम्हारे धुले हुए कपड़े छत पर सूख रहे हैं, उन्हें छत से उतार लो नहीं तो खराब हो जाएंगे। मानसी की सास मंजू जी ने रसोई में से आवाज़ लगाते हुए कहा, अच्छा उतार दूंगी, आप तो दिन भर मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। मानसी ने अपने कमरे से तेज आवाज़ में जवाब दिया, बहू इसमें चिल्लाने की क्या बात है, क्यों ना चिल्लाऊं, कपड़े मेरे हैं, उनके लिए आपके सर में क्यों दर्द हो रहा है। अगर कपड़े खराब भी हो जाएंगे तो मैं आपसे नहीं मांगूंगी, अपने काम से मतलब रखा कीजिए। शोभा तेज कदमों से चलती हुई बाहर निकली और गुस्से में कपड़े उतारने लगी। अब तो इस घर में रहना ही मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर बिस्तर पर लेट के आ गई, यहाँ तो तूफान ही खड़ा हो गया। यहाँ सब लोग तो यही चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर पूरे घर का काम करती रहूं, दिन भर सबकी सेवा करती रहूं, जैसे बहू इंसान नहीं पत्थर हो। 6 महीने पहले ही तो मंजू जी ने अपने बेटे सुनील का विवाह मानसी से किया था। बहुत सी लड़कियां देखने के बाद उन्होंने MBA तक पढ़ी और खूबसूरत दिखने वाली मानसी को अपने बेटे सुनील के लिए चुना था। मंजू जी तो उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई थी। उधर मानसी अपने घर की लाडली थी क्योंकि वह अपने परिवार में इकलौती बेटी और 2 भाइयों की बहन थी। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। आए दिन मानसी की माँ उसे अलग घर लेने के लिए उकसाती रहती थी। उन्होंने उसके मन में यह बात बिठा दी थी कि अगर संयुक्त परिवार में रहोगी तो मन मारकर जीना पड़ेगा। वैसे तो मानसी के ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बल्कि उसके मायके से ज़्यादा पैसा ही था। उसके ससुर अमरचंद जी एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर थे। उनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, परंतु मंजू जी का रहन सहन बहुत सिंपल था। उन्होंने अपने घर को बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से चलाया था। साथ ही अपने इकलौते बेटे सुनील को भी अच्छी शिक्षा देकर उसको भी पैरों पर खड़ा किया और इस काबिल बनाया कि आज वह एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। उसकी कंपनी की शाखाएं देश विदेश में फैली हुई थी और हेड मैनेजर होने के नाते सुनील को अक्सर बाहर का दौरा करने के लिए जाना पड़ता था। सुनील को इस बात का पूरी तरह एहसास था कि उसके माता पिता ने कितने कठिनाइयाँ और संघर्ष करते हुए उसे उसके पैरों पर खड़ा किया था और कैसे उसके पिता ने यह मुकाम हासिल किया था। इसलिए अपने माता पिता से उसे बहुत ज़्यादा लगाव था। इसलिए अपना वेतन वह अपनी माँ के हाथ में रखकर देता था और ज़रूरत होने पर अपनी माँ से मांगता था। उसकी माँ कहती भी थी, बेटा रहने दो, मुझे ज़रूरत नहीं है और अब इस पर तुम्हारी पत्नी का हक है, मेरा नहीं। लेकिन सुनील मानता नहीं था और कहता, मानसी से पहला हक माँ आपका है। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। कुछ महीने तो मानसी यह सब देखकर चुप रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ ने ससुराल में दखल देना शुरू कर दिया। हर रोज़ फ़ोन पर बात करते हुए उसकी माँ पूरे घर का हालचाल सुनाती थी और शोभा भी दिन भर होने वाली घटनाओं का पूरा हाल अपनी माँ को देती थी। अपने पति के वेतन के विषय में जब उसने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने उसे साफ कह दिया कि उसके पति के वेतन पर केवल उसी का हक है और बेटी को उसका हक दिलाने के लिए माँ ने उसे गुरु मंत्र भी दे दिया। बस फिर क्या था, जैसे ही वह दिन आया जब सुनील अपनी माँ को वेतन देने गया तो मानसी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि सुनील के वेतन पर उसका हक है। सुनील अपना पूरा वेतन मुझे दे, नहीं तो वह ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाएगी।
उसकी बात सुनकर सुनील सोच में आ गया कि वह क्या करे, लेकिन मंजू जी और अमरचंद जी समझदार व्यक्ति थे, तो वह घर में कोई कलेश या झगड़ा नहीं चाहते थे, ना ही वे अपने बेटे का घर तोड़ना चाहते थे। इसलिए चुपचाप उन्होंने उसकी बात स्वीकार कर ली। लेकिन उसके बाद से मानसी की हिम्मत बढ़ती चली गई। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने अपनी सास की हर बात का उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। मानसी अपनी माँ की हर बात मानती थी। उसकी माँ जैसे करने को कहती वह ससुराल में वैसा करती। अब तो आए दिन घर में झगड़ा होना लगे और शांति का नामो निशान तक ना रहा। घर के झगड़ों से परेशान होकर अब मंजू जी चुप रहने लगी। कोशिश करती कम से कम मानसी से बोले, क्योंकि वह हर समय लड़ने को तैयार रहती थी। अब तो मंजू जी सुबह की तरह शाम को भी पार्क निकल जाती, जिससे वह जितना कम घर में रहेंगी उतना कम कलेश होगा। अमरचंद जी भी सज्जन इंसान थे। वह भी घर में बस शांति चाहते थे, इसलिए हमेशा अपनी पत्नी को समझाया करते थे कि बहू के मुंह लगना उचित नहीं है, और वह स्वयं भी इसी कारण से ऑफिस से लेट आने लगे। इधर सुनील तो दोनों तरफ से फंस चुका था। एक तरफ जन्म देने वाली माँ, जिसने अपने त्याग और बलिदान से उसे एक लायक इंसान बनाया था, उस माँ को वह कोई कठोर बात बोल भी कैसे सकता था। और दूसरी ओर अपनी पत्नी मानसी के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन मानसी आए दिन कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देती और दिन रात एक ही रट लगाए रहती कि वह इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो उसके मायके पहुंचा दिया जाए या फिर उन दोनों को उनका दूसरा मकान दे दिया जाए। दरअसल अमरचंद जी का एक और फ्लैट था जिसे उन्होंने किराए पर चढ़ा रखा था। यह बात शुरू में मानसी को नहीं पता थी, लेकिन जैसे ही उसे इस मकान के बारे में पता चला, तब से उसके अलग होने की इच्छा और बढ़ गई। अब तो वह किसी भी हालत में अलग होकर रहना चाहती थी। आज तो हद हो गई। जब शाम को सुनील ऑफिस से घर आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में मानसी सुनील के कान भरने के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। उसने अपना बुरा हाल बनाया हुआ था, बिखरे हुए बाल और अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। यह क्या हाल बना रखा है तुमने? इस तरह क्यों बैठी हो? आज माँ से फिर झगड़ा हुआ क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हारी माँ ढंग से बात कहाँ करती है? मुझे मानसी शेरनी की तरह घूरने लगी और दोपहर को हुई सारी घटना उसने नमक मिर्च लगाकर अपने पति के समक्ष प्रस्तुत कर दी और फिर शराफत की मूर्ति बनकर आंखों से आंसू बहाने लगी। सुनील इस बार मानसी की बातों में आ गया और अपना निर्णय सुना दिया कि कल ही वे लोग इस घर को छोड़ देंगे। यह बात सुनते ही मानसी की उदासी और आंखों के आंसू ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सुनील घर से निकल गया और मानसी अपनी माँ को फ़ोन लगाकर अपनी जीत की खुशी साझा करने लगी। दोपहर को सुनील घर आ गया और आते ही माँ से बोला, माँ मैं अपने दूसरे वाले फ्लैट में रहने जा रहा हूँ। मैं और मानसी अब इस मकान में नहीं रहेंगे। मंजू जी को इस बात का अंदेशा पहले से ही था, क्योंकि वह मानसी की मंशा जानती थी, इसलिए उन्हें कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। भारी आवाज़ से वह केवल इतना ही बोली कि अपने पापा को तो आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता। पापा के आ जाने से भी मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। हर दिन के झगड़े से अच्छा है अलग अलग रहकर शांति से जीवन व्यतीत करें। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे और जितने सामान की तुम्हें ज़रूरत हो ले जा सकते हो। वैसे भी यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतना बोलते बोलते उनकी आवाज़ कांपने लगी और दिल का दर्द आंसू के जरिए बाहर आ गया। कुछ ही देर में सुनील जाकर एक ट्रक ले आया। वह साथ में कुछ मजदूर भी लाया। 1 घंटे में सारा सामान ट्रक में चढ़ा दिया गया। इस ट्रक के पीछे पीछे दोनों पति पत्नी भी अपनी कार में बैठकर चले गए। दोनों में से किसी ने भी जाते वक्त माँ पिताजी से एक बार मिलना भी जरूरी नहीं समझा। इधर अपने कमरे में बैठी हुई मंजू जी अपने दिल में दुख का सैलाब लिए कमरे की खिड़की से उन्हें जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद जब अमरचंद जी ऑफिस से घर लौटे तो घर खाली देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। मंजू, यह सारा सामान कहाँ गया? और बहू भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सुनील ऑफिस से नहीं लौटा क्या? मंजू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहा आपने? मंजू जी अपने ख्यालों से बाहर आई। यह सब क्या है मंजू? होश में आओ। अमरचंद जी द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर मंजू जी उनसे गले लगकर
फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा चंद जी सब समझ गए कि क्या हुआ होगा। उन्हें दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन के झगड़े से अच्छा है कि दोनों जगह शांति तो रहेगी। यह कहकर उन्हें खुद को और अपनी पत्नी को दिलासा दिया। लेकिन उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। दिन बीतने लगे। सुनील और मानसी को गए हुए करीब 1 वर्ष हो चुका था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। अब फिर दिवाली आई, लेकिन इस बार हमारे घर में उदासी थी और हर घर में धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। दीप जलाए जा रहे थे, लेकिन मंजू जी और अमरचंद जी के दिल में कोई उत्साह या उमंग नहीं था। वे दोनों उदास बैठे हुए केवल अतीत की यादों में खोए रहे। केवल रीति निभाने के लिए मंजू जी ने शाम को दीपक जलाकर आंगन में रख दिया। दीपावली के अगले दिन जब मंजू जी शाम को पार्क के लिए निकलने लगी तो उनके पास एक अनजान आदमी का फ़ोन आया। पहले तो अनजान आदमी ने मंजू जी को नमस्कार किया, फिर बताया कि वह जल्द ही दादी बनने वाली हैं। मंजू जी यह सुनकर हैरान थी और उससे पूछने लगी कि वह कौन है, उन्हें कैसे जानते हैं। उसने बताया कि वह मानसी और सुनील के पड़ोस में रहते हैं। आज मानसी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो वह उसे अपनी कार में बैठाकर अस्पताल ले आए हैं, क्योंकि सुनील कंपनी के काम से 1 हफ्ते के लिए देश से बाहर है और मानसी की डिलीवरी होने वाली है। मंजू जी ने उनसे पूछा कि वह किस अस्पताल में गए हैं, तो बताया कि वह फैमिली अस्पताल में है। अस्पताल का पता भी उन्होंने उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया। मंजू जी जल्दी से अस्पताल जाने की तैयारी करने लगी। एक थैली में उन्होंने कुछ आवश्यक सामान रखा। अलमारी में जो पैसे रखे थे उसे लिए वह घर को ताला लगाकर ऑटो से फैमिली अस्पताल चली गई। वहां जाकर जब उन्होंने मानसी की तबीयत के बारे में स्टाफ से बात की तो पता चला कि बच्चा प्रीमेच्योर है, इसलिए ऑपरेशन करना होगा। जब मंजू जी नर्स से बात कर रही थी तब मानसी के पड़ोसी भी वहीं खड़े थे। वह समझ गए कि यह स्त्री मानसी की सासू माँ है। उन्होंने हाथ जोड़कर मंजू जी को अभिवादन किया। तभी ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स ने आकर आवाज़ लगाई, मानसी के साथ कौन है? डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करवाने और ऑपरेशन की फीस जमा कराने के लिए बुला रही है। मंजू जी उस नर्स के साथ डॉक्टर के पक्ष में चली गई। उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि वे ऑपरेशन की फीस जमा करने आई हैं। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए, फिर ऑपरेशन के लिए 50,000 जमा करने को कहा, लेकिन मंजू जी के पास अभी इतने पैसे नहीं थे। वह बोली, डॉक्टर साहब अभी तो आप 30,000 जमा कर लीजिए, बाकी के पैसे मैं अपने पति से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ, तब तक आप ऑपरेशन करें। माँ बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सब ठीक होगा। आप यह पैसा रिसेप्शन पर जमा करवा दें और वहीं से रसीद ले लीजिए। डॉक्टर से मिलकर मंजू जी ने पैसे जमा करवा दिए और वहीं से अमरचंद जी को फ़ोन किया। वह सारी बात बता दी। मंजू जी ने मानसी की माँ को भी फ़ोन लगाकर सारी जानकारी दे दी। कुछ इस समय में अमरचंद जी बाकी की रकम लेकर पहुंच गए और ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक बेंच पर मंजू जी के साथ बैठकर इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद एक नर्स मंजू जी के पास आकर पूछने लगी, मानसी के साथ कौन आया है? मंजू जी ने कहा, मैं हूँ मानसी के साथ। मुबारक हो बेटा हुआ है, नर्स ने कहा और बताया कि बच्चा और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं। अभी मिलने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मंजू जी अमरचंद जी बेचैनी से अपने पोते और बहू से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक दूसरी नर्स बच्चे को बाहर लाई और मंजू जी को दिखाया। दादाजी ने बड़े प्यार से अपने पोते को देखा, फिर उसका माथा चूमा। मंजू जी ने अपने पति को इशारा किया तो अमरचंद जी ने 1,000 रुपये का नोट निकालकर नर्स को देते हुए कहा, हमारी तरफ से आप सभी लोगों को मिठाई के लिए। कुछ ही देर में मानसी को भी स्ट्रक्चर पर लिटाकर वार्ड में लेकर आ गए। पास में ही रखे पालने में बच्चे को भी लिटा दिया गया। मंजू जी वहीं एक टेबल पर बैठकर कभी अपनी बहू का ध्यान रखती तो कभी अपने पोते का। उन्होंने अमरचंद जी को घर भेज दिया ताकि वह घर जाकर थोड़ा आराम कर ले। करीब 1 घंटे बाद जब मानसी को होश आया तो उसने आंखें खोल कर देखा तो उसे हैरानी हुई कि उसकी सासू माँ उसके पास बैठी है और उसका बेटा उनकी गोद में है। बहू, अब तुम ठीक हो क्या? और मुबारक हो, तुम एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई हो। मंजू जी ने मानसी के सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। मानसी को बहुत अच्छा लगा
तभी उसके पड़ोसी भी वहां आ गए और मंजू जी ने उन्हें कुछ देर के लिए माँ और बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहकर बाहर सामान लेने चली गई। उसके पड़ोसी ने मानसी को कहा कि मेरी पत्नी जब तुम्हारी सास से फ़ोन पर बात करके तुम्हारे बारे में बताया तो वह उसी समय अस्पताल पहुंच गई, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि मैंने उन्हें भी उसी वक्त फ़ोन करा था। यह सुनकर मानसी सोच में पड़ गई। शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मंजू जी ने कुछ खाया पिया नहीं था। रात भर भी वह मानसी के पास बैठकर कभी उसका सर दबाती तो कभी बच्चे को संभालती। सारी जिम्मेदारी निभाते निभाते उनकी रात बिना सोए ही कट गई। अगले दिन सुबह अमरचंद जी अपने हाथों से चाय बनाकर अस्पताल में लेकर आए। मंजू जी और मानसी को चाय देकर कहा, मंजू अब तुम घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने भी कुछ खाया नहीं है, घर जाकर तुम भी खाना खा लो और मानसी के लिए भी हल्का खाना बनाकर ले आना। मैं यहाँ हूँ इन दोनों का ध्यान रखने के लिए। मैंने ऑफिस में फ़ोन करके छुट्टी ले ली है। मंजू जी अमरचंद जी को अच्छे से समझाकर चली गई। वह वहीं साइड में बड़े बेंच पर बैठ गए। करीब 2 घंटे बाद उन्होंने मानसी से कहा, बेटा मैं ज़रा एक फ़ोन करके आता हूँ, कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं यूँ गया यूँ आया। इतना कहकर अमरचंद जी कमरे से बाहर निकल आए। मानसी के बगल वाले बेड पर भी एक स्त्री लेटी हुई थी। उसकी देखभाल के लिए उसके साथ उसकी माँ बैठी हुई थी। जब मानसी के ससुर बाहर गए तब उस औरत की माँ ने मानसी से कहा, तुम्हारे मम्मी पापा तो स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, खासकर तुम्हारी मम्मी का स्वभाव तो लाजवाब है। कैसे बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही। यह दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं सास ससुर हैं। क्या? आश्चर्य से मानसी का मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या कोई सास ऐसी भी होती है? कल से बिना खाए बिना पिए तुम्हारी सेवा करने में लगी हुई है। यहाँ बैठकर उसकी नज़रें एक पल भी तुम दोनों से नहीं हटी। बेटा तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। वार्ड में बैठे सभी लोग अब तक यही सोच रहे थे कि वह तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकती है, यह तो मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जलकर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर या नदी में डूबकर अपनी जान नहीं देगी। बेटी मैं तो तुम्हें इतना ही कहूँगी कि कभी अपनी सास को कोई तकलीफ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना, और अगर सच्चे मन से उनके बुढ़ापे में सेवा करोगी ना तो उनकी आत्मा तुम्हें आशीर्वाद देते नहीं थकेगी। उस औरत की बातें सुनकर मानसी निशब्द रह गई और सोचने लगी, ठीक ही तो कहा आंटी ने। मेरी माँ भी एक औरत है और मेरी सास भी, लेकिन दोनों में कितना फ़र्क है। एक केवल शासन करना सिखाती है और दूसरी नम्रता पूर्वक अपना कर्तव्य निभाना जानती है। अतीत में हुए अपमान को भूलकर तकलीफ झेलते हुए भी अपने बेटे का घर संभालने में लगी है। कितनी गंभीरता और सहज ऊर्जा से सासू माँ अपना फर्ज निभाती जा रही है। बेटा चाय पी लो। अमरचंद की आवाज़ से मानसी का ध्यान भंग हो गया। उसने बड़े ध्यान से अपने ससुर जी की ओर देखा और सोचने लगी, इस इंसान ने आज तक मुझे बेटा शब्द के अलावा किसी और नाम से संबोधित नहीं किया, ना ही आज तक कोई कठोर शब्द बोला। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आज तो मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। सोचते सोचते उसे अपने ससुर जी की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो वह पास वाली आंटी को कह रहे थे, बहन जी आपको यह कष्ट दे रहा हूँ, आप मेरी बहू को सहारा देकर उठने में मदद करें ताकि वह चाय पी ले। वह औरत उठी और मानसी की मदद करने लगी। कुछ ही देर में मंजू जी मानसी के लिए खिचड़ी और बच्चे के लिए साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गई। मानसी को आराम से बैठाकर चम्मच के साथ अपने हाथ से खिचड़ी खिलाने लगी। आज मानसी को यह खिचड़ी किसी मोहन भोग से कम नहीं लग रही थी। शाम के समय मानसी के मम्मी पापा भी उससे मिलने आ गए। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि मंजू जी मानसी की सेवा में लगी हुई थी। आकर बेड के पास बड़े बेंच पर बैठ गए। तभी मंजू जी किसी काम का बहाना बनाकर बाहर आ गई। मानसी ने देखा कि उसकी माँ और पिताजी का चेहरा मुरझाया हुआ था। उनके चेहरे पर खुशी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी बहू यानी कि मानसी की भाभी ने अपनी माँ के बहकावे में आकर घर में बवाल खड़ा किया हुआ था और अब उन पर केस करने की धमकी देकर अपना सामान उठाकर मायके चली गई। मानसी यह सब सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी
कि यह सब उसकी माँ के कर्मों का ही फल है। सच में ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अच्छे लोगों को सताने की सज़ा तो उन्हें मिलनी ही थी। कुछ ही देर में मंजू जी आ गई और मंजू जी ने कहा, मानसी जितना हमसे बन सका हमने कर दिया और तुम्हारे मम्मी पापा आ गए, अब मैं घर चलती हूँ। आज तक की दवाइयों का और अस्पताल के बिल का भुगतान तुम्हारे ससुर जी ने कर दिया है और सारे बिल तुम्हारे तकिए के नीचे रखे हैं। सुनील आए तो उसे मेरी तरफ से बधाई देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही मंजू जी पीछे मुड़ी, अचानक उन्हें लगा कि उनका आंचल कहीं पर अटक गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मानसी ने उनका आंचल पकड़ा हुआ था और अश्रुपरित आंखों से उनकी ओर ही देखी जा रही थी। माँ क्या अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ़ नहीं करेंगी? मानसी ने कहा तो मंजू जी ने झट से उसे अपने गले से लगा लिया और उसके माथे को सहलाते हुए बोली, अरे कभी भी माँ अपनी बेटी से नाराज होती है। हजारों में से चुनकर तुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी तो तुम मूर्ख कैसे हो गई? तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। मैंने तुम्हें हमेशा से अपनी बेटी ही समझा है। यह सुनकर मानसी रोने लगी। बस बेटी रोना नहीं, तुम्हारा शरीर अभी कमज़ोर है। यह कहते हुए उन्होंने अपने आंचल से उसके आंसू पोंछे। उधर घर पर सुनील वापस ऑफिस से टूर से आ गया और अपना सामान रखकर सीधे अस्पताल चला गया। माँ को मानसी के पास देखकर उसे अंदर ही अंदर अपने किए पर दुख हो रहा था, लेकिन जब उसने मानसी और अपनी माँ को एक साथ मुस्कुराते हुए देखा, झट से अपनी माँ के पास दौड़कर उनके चरण छूकर प्रणाम किया और अपने गलत व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। उसके बाद अपने नन्हे से बेटे को गोद में लिया। मानसी ने सुनील को स्पष्ट कह दिया कि वह अपने मकान में ना जाकर माँ के साथ हमारे घर जाऊंगी। कुछ दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वह सभी लोग मुस्कुराते चेहरे लिए अपने घर वापस आए। नन्हा सा बाबू सबके हाथों का खिलौना बना हुआ था। मानसी अभी काम नहीं कर सकती थी। शाम के समय मंजू जी ने मानसी के पास आकर कहा, बेटी मैं जरा बाजार जा रही हूँ, बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुम्हें बार बार उठना ना पड़े। और वह चली गई। जब मानसी सोकर उठी तो देखा कमरे की लाइट जल रही थी। वह धीरे से कमरे से बाहर निकली तो देखा आंगन में रंगोली बनी हुई थी और वहाँ पर बहुत से दीपक जल रखे हुए थे जिन्हें माँ बैठकर जला रही थी। माँ दिवाली तो कब की बीत गई, फिर आज यह सब क्यों? मानसी ने पूछा तो मंजू जी मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बच्चे घर 1 वर्ष के बाद आए हैं तो दिवाली तो अभी ही बनाऊंगी ना। दिवाली के बाद मेरे घर की लक्ष्मी मेरे वंश को भी तो लेकर आई है। मेरी खुशी मैंने आज दिवाली मनाई है। जाओ तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और गुड्डे को भी सुंदर से कपड़े पहना दो, फिर हम सब मिलकर दीपक जलाएंगे। मानसी का हृदय गदगद हो गया। घर के दरवाजे पर खड़ा विक्रम यह दृश्य देखकर निहाल हो रहा था। तैयार होकर सबने रात में दीपक जलाए और दोनों ने माँ पिताजी के पैर छूकर प्रणाम किया। आंगन में दीपक जल रहे थे। वे जलते हुए दीपक मंजू जी और अमरचंद जी को यूं लग रहे थे मानो उनकी लौ से उनका जीवन ही जगमगा गया हो। अब उस घर में बस खुशियां ही खुशियां थी। सही कहा गया है दोस्तों, कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। अगर तुम किसी का घर तोड़ोगे तो तुम्हारा घर भी नहीं सुरक्षित रहेगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।